सन 70-71 के वेस्टइंडीज दौरे पर दिलीप सरदेसाई ने भारत की ओर से पहला प्रहार किया। जमैका की राजधानी किंगस्टन में उन्होंने पहले ही टेस्ट में 212 रन बनाए। जमैका के बाद टीम ट्रिनिडाड एंड टोबैगो गई। वहां भी सरदेसाई ने पोर्ट ऑफ स्पेन में दूसरे टेस्ट में करारा शतक लगाया। जब भारतीय टीम बारबेडोस पहुंची तो ब्रिजटाउन एयरपोर्ट पर एक कस्टम्स अधिकारी ने सरदेसाई को रोक के बड़ी गंभीरता से पूछा, डू यू हैव एनीथिंग टू डिक्लेयर? सरदेसाई ने उतनी ही गंभीरता से उन्हें देखते हुए जवाब दिया, मैं यहां रन्स लेकर आया हूं और यहां से रन्स लूट के ले जाऊंगा। और वाकई ऐसा ही हुआ। सरदेसाई ने 150 रन बनाए और भारत के लिए एक श्रृंखला में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड स्थापित किया। लेकिन ये रिकॉर्ड महज एक ही टेस्ट मैच तक ही कायम रहा, क्योंकि ये वही श्रृंखला थी जिसमें सुनील गावस्कर ने क्रिकेट जगत में अपनी पहचान बनाई। नमस्कार, आदाब, मैं नसीरुद्दीन शाह भारतीय क्रिकेट इतिहास में से कुछ दिलचस्प किस्से कहानियां लेकर एक बार फिर हाजिर हूं। स्वागत है आपका मिड विकेट टेल्स में। What a day for India, what a day for international cricket. That is a magnificent cover drive. India race into the pavilion with the Prudential Cup there. Sachin Tendulkar, first man on the planet to reach 200. Dhoni finishes off in style. India lift the World Cup. मुंबई सपनों का शहर है। एक सपना लेकर ही मैं यहाँ एक्टर बनने आया था और मेरे जैसे लाखों अभिनेताओं ने मुंबई में अपना घर बसाया है। पुराने जमाने में अभिनेता ही नहीं बल्कि क्रिकेटर्स भी मुंबई की ओर खींचे चले आते थे। बॉम्बे को होम ऑफ क्रिकेट माना जाता था। 1912 में बॉम्बे क्वाड्रेंगुलर नाम की सालाना प्रतियोगिता शुरू हुई, जिसमें भाग लेने कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी देश के कोने कोने से बंबई पहुंचते थे। अगले 100 वर्षों में क्रिकेट ही देश के हर दूर दराज इलाके में पहुंच गया। आज हम बात करेंगे उन भारतीय क्रिकेटर्स की जिन्होंने इन छोटे छोटे कस्बों में रहकर भारत के लिए खेलने का सपना देखा और उसे साकार किया। हमारे स्मॉल टाउन हीरोज। सी के नायडू का जन्म 1895 में नागपुर में हुआ। उनको एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती किया गया और ये उस जमाने में इतनी बड़ी बात थी कि उनके पिताजी ने एक जुलूस निकाला। 5 वर्षीय सी के स्कूल अटेंड करने के लिए पहले दिन हाथी पर बैठ के गए। सी के नायडू की जो फैमिली थी वो नागपुर से है। उनके पिताजी और उनके चाचा वगैरह सब वहाँ बैरिस्टर थे और सी के करीब 5 भाई थे। वो खुद शुरू से ही बड़े फिजिकली फिट तो थे ही, एथलेटिक्स में बहुत अच्छा करते थे, हॉकी भी खेले और क्रिकेट लेकिन खास उनका वो था मेन। क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर जो थे रंजीत सिंह जी के साथ कैम्ब्रिज में लंदन में थे, तो वहाँ से रंजीत सिंह के साथ खेलते थे दादाजी हमारे, तो उन्होंने वही हमारे पिताजी को यानी इंस्टिल किया उसमें। सी के नायडू ने 1916 में द हिंदूज की ओर से बॉम्बे क्वाड्रेंगुलर में खेलना शुरू किया और कई सालों तक इसी टीम के लिए खेलते रहे। सन 1920 में सी के नायडू बॉम्बे क्वाड्रेंगुलर के सबसे बड़े स्टार बन चुके थे। उनके पिताजी उस समय होलकर रियासत के इंदौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे। सी के नायडू अपने पिताजी से मिलने गए थे तो होलकर के युवराज से उनकी मुलाकात हुई।
यशवंतराव होलकर जो खुद क्रिकेट नहीं खेलते थे लेकिन क्रिकेट का बड़ा शौक था, तो उनको चाहता था कि वो अपने यहाँ भी कुछ क्रिकेट का माहौल पैदा करे वहाँ पे। वो महाराजा की आर्मी थी होलकर की, तो उन्होंने अपने आर्मी में इनको रख लिया, पिताजी को। सीके नायडू होलकर की सेना में कप्तान बने। उन्हें प्राथमिक रूप से क्रिकेट की सुविधाएं सुधारने की जिम्मेदारी सौंपी गई। पहले इंदौर की एक जगह थी जहाँ पे चिमन बाग जैसे एक जगह था, जहाँ बड़ा मैदान था, वहाँ ये लोग खेलते थे। पहले यशवंत क्लब की स्थापना करीब 1930 के आसपास हुई थी और वहाँ पे क्रिकेट शुरू हुआ था। और एक ज़माना था कि जितनी भी टीम बाहर से आती थी वो इंदौर खेलने आया करती थी। और जितने भी मैचेस इन्होंने करीब 14 साल मैचेस खेले वहाँ पे, करीब 49 मैचेस खेले और उसमें कई मैच उन्होंने जीते हैं। ऐसे स्थिति में जीते जो मैच हारते आते जीते इन्होंने, तो वो दिखाता है कि एक कैप्टनशिप थी उनकी। Colonel C.K. Naidu, affectionately called C.K., was a legend in his own time. Following on the inauguration of India's national tournament, named after the great Ranji, C.K. led Holkar to victory in this national championship. यशवंतराव क्लब में एक क्रिकेट ग्राउंड का निर्माण किया गया और सीके नायडू ने प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों को ढूंढना शुरू किया। वो छावनी में रहते थे। शहर कोतवाल सैयद याकूब अली उनके पड़ोसी थे और उनके ही पुत्र मुश्ताक अली जल्द ही इंदौर में पैदा होने वाले पहले सुप्रसिद्ध क्रिकेटर बन गए। फादर क्या है कि 12, 13, 14 साल के होते थे तो उनके जो कलीग थे वो खेलने जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि ये सब बच्चे खेल रहे थे, तो नायडू साहब ने अपनी गाड़ी रुका के खड़ी करके बच्चों को देखने लगे। फादर उस टाइम इज ए वेरी गुड बॉलर, स्पिनर, तो वो देख के वो निकल गए। तो एक दिन घर के सामने से जा रहे थे तो विश करा ग्रैंडफादर को और फिर वापस गाड़ी पलटा क्या है कि खान साहब मैं आपके बेटे को मैं हैदराबाद ले जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला काय के लिए कर्नल साहब? बोले कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है और उसमें बाहर के भी काफ़ी प्लेयर आते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये मुश्ताक जो है मेरे साथ आए। मुश्ताक अली could have easily played hockey for India. He said मैं गया महाराजा पटियाला के वहाँ पे और महाराजा होलकर के वहाँ पे, मेरे को रोल्स रॉयस गाड़ी से लेने आ गए। मैं देखा बॉस हॉकी में मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, रोल्स रॉयस मिल रहा है, चलो यार क्रिकेट खेलते हैं। एंड उन्होंने क्रिकेट चुन लिया हॉकी से। हॉकी इज लॉस्ट, क्रिकेट गेन। मुश्ताक अली सीके नायडू की निगरानी में ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेलने में व्यस्त थे। उन्हें बॉम्बे क्वाड्रेंगुलर में द मुस्लिम्स की टीम में चुना गया। 1932 में सीके नायडू ने भारत के पहले टेस्ट मैच में टीम का नेतृत्व किया और अगले साल मुश्ताक अली ने अपने टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत की। रणजी ट्रॉफी समेत बाकी सब फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने एक साथ खेला। हिंदू वर्सेस मुस्लिम बॉम्बे के अंदर फाइनल मैच चल रहा है। फादर कुछ 78 के ऊपर खेल रहे थे और शूटे बनर्जी की एक बाउंसर उनके रिब पे लगी, तो उनका रिब फ्रैक्चर हो गया। तो आके वो ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठ गए। मैच बड़ा क्लोज हो गया। जीतने के लिए मुस्लिम को 40 रन चाहिए और उनके सिर्फ 3 विकेट बचे। उधर से कर्नल सीके नायडू साहब आए तो बोला मुश्ताक क्या हुआ तुमको, अभी गए नहीं बैटिंग पे? नहीं वो सर मेरा क्या हुआ कि वो बॉल लग गया है। उनको क्या लग गया, बॉल क्या हो गया? आप जाइए और आपकी टीम आपको नीड कर रही है, आप जाइए टीम को जिता के लेकर आइए। फादर गए, एक बैट्समैन आउट हुआ, फादर गए, फादर ने जो भी 15, 20, 30 रन थे वो टूटी रिब के अंदर। पर उसको क्या था कि कम्युनल वो नहीं था कि वो हिंदू के कैप्टन और मुस्लिम और हिंदू का मैच चल रहा है, पर कभी वो नहीं होता था कि भाई काय को जाके बोले। पर उन्होंने बोला है कि काय के लिए बैठे हुए, तुम्हारी टीम है, टीम को तुम्हारी ज़रूरत है।
1936 में भारत 5 महीने के दौरे पर इंग्लैंड गया। 25 फर्स्ट क्लास मैच और 3 टेस्ट मैच खेलने थे। उस समय तो विकेट कवर नहीं होते थे। 36 में अनकवर्ड विकेट है। अगर आप फोटोग्राफ देखेंगे वहाँ की घास इतनी ज़्यादा दिख रही है विकेट पे कि हमको कहना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ विकेट खत्म होकर राउंड चालू हो गया। मुश्ताक साहब इंदौर में क्रिकेट खेलते थे और मैटिंग विकेट था इंदौर में। तो ये तो बड़ी रिमार्केबल चीज़ कि कोई व्यक्ति जाके मैटिंग विकेट पे खेला हो क्रिकेट और टर्फ पे जाके खेले और पहले मैच में 100 बना दे पहले टूर में। Mushtaq was one of the most elegant and hard-hitting opening batsmen in the history of Indian cricket. Mushtaq played for Holkar and India. He scored more than 12,000 runs in first-class cricket, including 30 centuries. कर्नल सीके नायडू और कैप्टन मुश्ताक अली ने इंदौर जैसे छोटे शहर को एक बड़ा क्रिकेट सेंटर बना दिया। वर्षों बाद गोरखपुर में एक 15 वर्षीय युवक ने अपना सामान बांधा और भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने का सपना लिए इंदौर पहुंच गया। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह लड़का जल्द ही 2 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला है। ये थे नरेंद्र हिरवानी। उनकी कहानी तो ऐसी कहानी जिस पे मूवी बननी चाहिए। बहुत छोटा सा मैं इतने छोटे में बता सकता हूँ कि वो 14-15 साल की एज में आ गए थे मेरे पास और बिल्कुल गोल मटोल तगड़े से थे। और मैंने उनको शुरू में बोल दिया कि मेरे पास जगह नहीं, तुम दूसरे क्लब में चले जाओ। पर वो 1.5 घंटे तक हटे नहीं, वहाँ से खड़े हुए थे। मेरा ध्यान भी नहीं था कि वो खड़े हुए। जब मेरा ध्यान गया कि अरे ये तो अभी तक खड़ा, तो मैंने बुला के बोला उसको कि ठीक है, पर मैंने कहा तुम इतने ऐसे बॉडी लेके कहाँ खेलोगे तुम इतने। तो बोले सर आप मुझे मौका तो दो, फिर देखिए। 2-1 महीने बाद उनके लैंडलॉर्ड एक दिन मेरे पास आए कि सर आपने क्या उनको खाने पीने से मना कर दिया? मैंने कहा नहीं। बोले वो तो कुछ भी नहीं खाता पीता, सिर्फ दूध पीता बस और फ्रूट खाता है, कुछ नहीं खाता पीता। और वो रिड्यूस हो गए थे पूरा। मेहनत बहुत करता था, बहुत मेहनती बच्चा था, बहुत मेहनत से खेलता था, वेरी सिंसियर। अच्छी बात वो थी कि बड़ा कॉन्फिडेंट था वो। फाइटर की जो क्वालिटी है वो थी उसमें। मुझे बोला कि मैं घर बोल के आया हूँ कि जब मैं भारत के लिए खेल लूँगा तभी घर आऊँगा। और उन्होंने अपना देखिए बड़ा डेयरिंग काम किया उन्होंने, क्योंकि हर कोई तो भारत के लिए खेलता नहीं है। और वो गए नहीं बाकी 2 साल यहाँ से, जब खेल लिए भारत के लिए उसके बाद ही घर गए वो। जनवरी 1988 वेस्ट इंडीज टीम भारत के दौरे पर थी। उन्होंने श्रृंखला का पहला टेस्ट जीत लिया था और ये बढ़त मद्रास में होने वाले चौथे और आखिरी टेस्ट तक बरकरार रही। पिछले टेस्ट में दिलीप वेंगसरकर घायल हुए थे। रवि शास्त्री पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे थे। भारत की टीम में 5 खिलाड़ी स्पिन करते थे। अरशद अय्यूब हमारे मुख्य स्पिनर थे, शास्त्री खुद बाएं हाथ के स्पिनर थे और टीम में 2 डेब्यूटेंट्स WV रमन और अजय शर्मा वो भी। लेकिन जो तीसरा डेब्यूटेंट था नरेंद्र हिरवानी, उन्होंने किसी और को विकेट लेने का मौका ही नहीं दिया। विव रिचर्ड्स विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से हैं अभी तक की, वो बैटिंग कर रहे थे और उस समय पीक पे थे विव रिचर्ड्स। और हिरवानी ने उनको पहला ओवर डाला जब, तो एक उन्होंने फ्लिपर किया था जो रिचर्ड्स कट करने गए और स्टंप के काफ़ी पास से गया वो बॉल, मिस किया उन्होंने। तो आप आत्मविश्वास देखिए, मेरे को फ़ोन पे बोल रहा है कि सर कल डंडा मार दूंगा मैं। अगले दिन वही हुआ, अगले दिन उन्होंने रिचर्ड्स को बोल्ड किया। हिरवानी जो वो मैच जिताया, चाहे वो फुल टॉस डालो विकेट मिले, चाहे शॉर्ट डालो विकेट मिले, उसने अच्छे बॉल पे भी विकेट ली, खराब बॉल पे भी विकेट ली। 16 विकेट उसने ली, तो वो होना ही पड़ता था वैसे। जिस तरह की शानदार शुरुआत हिरवानी के करियर को मिली, उसे बरकरार रखना नामुमकिन था। लेकिन फिर भी हिरवानी से सबको जो उम्मीदें थीं वो उन पर खरे नहीं उतर पाए। उन्होंने भारत के लिए अगले 8 सालों में कुल 17 टेस्ट मैच खेले। रवि शास्त्री ने उनको अपना राजा बॉलर माना था। हिरवानी खुद कहते हैं
कि रवि शास्त्री ने मुझसे कहा कि हीरो तुझे जो करना है कर ले, मैं तुझे बैक कर रहा हूँ। उस तरह की कप्तानी हिरवानी को चाहिए थी। धीरे 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 वो आउट ऑफ द पिक्चर होने लगे बिकॉज कप्तान बदलने लगे। पहले आप दिलीप वेंगसरकर वापस आए कप्तानी में, फिर श्रीकांत आए, फिर हिरवानी अजरुद्दीन के कप्तान में पहले न्यूजीलैंड गए, फिर इंग्लैंड गए, और एक उनका एक कंपिटिटर उभर के आया कुंबले के रूप में। कुंबले के आने से एक चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ, वापस एक नया कैरेक्टर आया क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट में। हीरो की एक्चुअली खासियत ये थी कि फॉर अ लेग स्पिनर ही नेवर बोल्ड अ बैड बॉल। आई मीन इट इज़ इनक्रेडिबल, ऐसा मैंने किसी को नहीं देखा। इवन शेन वॉर्न वुड बोल सर्टन बैड बॉल, यानी रात को उठाओ 4 बजे वुड लैंड द बॉल ऑन गुड लेंथ। आई थिंक वीकनेस वॉज के थोड़ा सा जान कम थी उनकी बॉलिंग में। बॉलिंग कैसे हैड स्ट्रॉन्ग फिंगर्स, ब्यूटिफुल बॉडी एक्शन। हीरो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, एंड दैट वाज आई थिंक इंडियाज वीकनेस एट दैट टाइम, स्ट्रेंथ, प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ। देयर वर लॉट ऑफ क्रिकेटर्स एट द टाइम who achieved limited success because of physical strength. एक और क्रिकेटर ने अपनी शुरुआत एक छोटे शहर से की और भारत के कप्तान बने। लाला अमरनाथ स्वतंत्र भारत के पहले कप्तान बने। पंजाब के कपूरथला से उभर के आने वाले एक किसान के बेटे के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, खासतौर से क्योंकि उनके पिताजी क्रिकेट को ब्रिटिश राज की अनिष्ट भेंट समझते थे और इसके सख्त खिलाफ थे। जो मेरे ग्रैंडफादर थे उनसे उनको कभी सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि उनका कहना था कि ये ब्रिटिश गेम है और इंडियंस को तो खेलने नहीं देंगे। पर मदर के गुजरने के बाद उनके जो फादर थे, यानी उनके फादर के, वो फिर उनको लाहौर ले गए कि तुम लाहौर जाओ। वहाँ उन्होंने शायद बैट शायद 1 आने का आता था या 1.5 आने का आता होगा बैट उस टाइम, तो वो बैट खरीद के दिया उनको, तो वहाँ उन्होंने क्रिकेट अपना स्टार्ट किया। उन दिनों पटियाला के महाराजा सभी खेलों को बहुत बढ़ावा देते थे, चाहे वो कुश्ती हो या पोलो या हॉकी या फिर क्रिकेट। लाला अमरनाथ को क्रिकेटर बनने का भूत सवार था। वो लाहौर छोड़ के अपना सपना पूरा करने पटियाला पहुंचे। It was trying to reach पटियाला। अभी कौन पटियाला के महाराज को ऐसे पहुंच सकते हैं? तब तो फोन भी नहीं था, मोबाइल फोन का जो जमाना नहीं था। सो कहीं पे उनको पटियाला वाज रेस्टिंग, ही somehow managed to put a call together। किसी ने वो कॉल उनको ट्रांसफर कर दिया कि ऐसे किसी का फोन है। तो ये आदमी बोलने लगे कि ऐसे मैं ये खेलना चाहता हूँ, क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। वो जानते नहीं है कि है कौन, क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, रात में फ़ोन कर रहा है। सो उन्होंने बोल दिया ठीक है, मेरे नाम से जाके बोल दो कि तुमको ट्रायल मैच में खिला देंगे। सो नेक्स्ट डे वो जाके पटियाला ने इंस्ट्रक्शन दिया कि अच्छा इस आदमी को खिला दो। सो स्टार्टेड एज अ विकेट कीपर, स्कोर्ड 46 to 2 विकेट्स एंड केप्ट विकेट्स। सब कर लिया उन्होंने, 46 रन बना दिया, विकेट ले लिया, 2 विकेट लिया और विकेट कीपिंग भी कर दिया। फिर अरे ये तो एक्चुअली टैलेंटेड प्लेयर है। दैट ब्रॉट अमरनाथ टू द फोर ऑफ इंडियन क्रिकेट। उसके बाद इट्स अ रोमांस। 1933 में डगलस जार्डीन के नेतृत्व में इंग्लैंड की टीम पहले औपचारिक दौरे पर आई हुई थी। पटियाला के महाराज की टीम के विरुद्ध एक वार्म अप मैच आयोजित हुआ। लाला अमरनाथ ने इसमें सैकड़ा मारा और उनका प्रदर्शन देख के चयनकर्ताओं ने उन्हें बॉम्बे में खेले गए पहले टेस्ट मैच के लिए चुन लिया। ये भारत की सरजमीन पर पहला टेस्ट था। इस मैच में लाला अमरनाथ ने शतक मार के 4 चांद लगा दिए। पहला भारतीय सेंचुरी 15 to 18 दिसंबर 1933 एट द बॉम्बे जिम, 118 अगेंस्ट द एमसीसी जार्डीन्स टीम। इट वाज अ गुड साइड। डेब्यू टेस्ट मैच और पहला शतक, पहला टेस्ट शतक भारत के लिए, तो ये बहुत बहुत बड़ी कामयाबी रही लाला अमरनाथ के लिए। लोगों ने उनका वो 100 देख के इतना अप्रिशिएट किया कि लेडीज़ ने अपने हार भी उतार के उनकी तरफ फेंक दिए ग्राउंड में जब वो वापस आ रहे थे। और कई लोगों ने कितना कुछ दिया उनको, उसकी तो कोई गिनती नहीं है। अब लोगों ने इतना एक ही मैच में उनको इतना अप्रिशिएट कर दिया था कि जस्ट लाइक एन हीरो जिसको बोलते हैं।
लाला अमरनाथ के अलावा पंजाब से एक और भारतीय कप्तान थे, बिशन सिंह बेदी। बेदी का जन्म 1946 में अमृतसर में हुआ था और तब अमृतसर में कोई खास क्रिकेट की परंपरा नहीं थी। वहां से उभर के आने के लिए कड़ी मेहनत के अलावा किस्मत का भी साथ देना जरूरी था। जुनून था कि बस बॉल पकड़ लिए और दिन में 7-8 घंटे बॉल करते ही रहना और कुछ करने को था नहीं। अमृतसर में छोटा सा शहर है, छोटा शहर के बड़े प्लस पॉइंट्स हैं ना। आई यूज्ड टू साइकिल पे कुछ रोज 60-70 किलोमीटर हम ट्रेवल कर लेते, घर से स्कूल जाओ वापस, घर से ग्राउंड जाओ वापस, घर से कॉलेज जाओ, एंड एफर्टलेसली कर लेते थे आप। 15 साल की उम्र में बिशन सिंह बेदी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे और 20 साल की उम्र में भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट। कलकत्ता टेस्ट के लिए अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, आई वाज नॉट इन द 15। मुझे एक मैच हुआ था दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर्स 11 के साथ वेस्ट इंडीज। वहाँ आई माइट हैव बोल्ड वेल, पिक्ड अप फ्यू विकेट्स। तो मुझे कहा गया कलकत्ते जाओ प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं अपने, आई रिमेंबर मेरा उस वक्त इंटरवर्सिटी मैचेस भी चल रहे थे पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए, तो मैं अपने डायरेक्टर से परमिशन लेके गया था कि मैं 2-4 रोज प्रैक्टिस करके वापस आगे चल, राइट। मगर वहाँ कुछ और ही तकदीर ने पलटा मारा। वेस्ट इंडीज के विरुद्ध 1966 में उनके डेब्यू करने से पहले उन्होंने टेस्ट मैच देखा भी नहीं था। 1966-67 टूर जब वेस्ट इंडीज कलकत्ता में आए थे तो वो क्लाइव लॉयड का पहला टूर था। तो मैं क्लाइव लॉयड के साथ बैठ के बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि यार मैं इंडिया गया, पटका देख के मुझे लगा ये क्या है, बिकॉज एज अ वेस्ट इंडियन हम लोगों ने ये दिखा ही नहीं था कि सर पे पटका लेके कोई घूम सकता है, ये क्या है। सो ही एक्चुअली वेंट एंड आस्क्ड बेदी कि बॉस ये क्या है, तुम क्या पहन रहे हो। अगले कई साल बिशन सिंह बेदी का रंगीन पटका विश्व भर के मैदानों में एक जाना पहचाना दृश्य बन गया। भारतीय क्रिकेट के सुनहरे दौर को आकार देने वाली स्पिन क्वार्टेट के वो सदस्य थे और घरेलू जमीन हो या विदेशी, कई यादगार जीतों में उनकी खास भूमिका थी। The greatest left-arm spinner in the world today in action, and he's out LBW for 0. India win the match by 100 runs. उनका हुनर तो काबिले तारीफ था ही, लेकिन विपक्षी खिलाड़ी उनके आचार और व्यवहार की भी बहुत बड़ाई करते थे। He was a true cricketer. कि खेल अच्छा हो ना हो, लेकिन खेल को अप्रिशिएट करना, जो जेंटलमैनली कॉन्डक्ट दिखाना चाहिए क्रिकेट के मैदान पर, और मैं तो कहता हूं सभी खेल के मैदान पर, वो बिशन सिंह बेदी ने जरूर दिखाया। पश्चिम भारत की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र में सांगली में एक क्रिकेटर पैदा हुए थे। सांगली आज ये हल्दी के उत्पादन और व्यापार के लिए जाना जाता है। आजादी से पहले दक्षिण महाराष्ट्र में एक छोटी सी रियासत हुआ करता था। यहाँ 1915 में विजय सैमुअल हजारे पैदा हुए। उनके परिवार में 5 भाई और 3 बहनें थीं। उनके पिताजी एक मिशनरी स्कूल में अध्यापक थे और क्रिकेट के दीवाने भी। They had a club wherein the missionaries used to come and practice cricket, football, खेला करते थे। विजय हजारे used to go there with his father, और वो जैसे अभी ball boys होते वैसे the seniors used to bat, and these boys, the younger lot, they used to fetch the ball, give them. That is how he was introduced to cricket. After the fag end of the day's practice, they would ask them to bat or bowl. चांस देते थे बच्चों को, चलो अभी इतना फील्डिंग किया है, दे दो उनको चांस, बैटिंग बॉलिंग करवाओ। हजारे ने माध्यमिक शिक्षा कोल्हापुर में हासिल की। अपने स्कूल के लिए वो क्रिकेट और फुटबॉल खेलने लगे।
देवस के युवराज एक टूर्नामेंट खेलने अपनी क्रिकेट टीम के साथ एक बार कोल्हापुर आए और इस वजह से हजारे की जिंदगी बदल गई। देवास के जो महाराजा थे उनका ये क्लब के साथ दे हैड अ फ्रेंडली गेम एंड बिकॉज ही वाज प्रैक्टिसिंग रेगुलरली ओवर देयर, लकीली one of the bowlers he didn't turn up for the game, so Vijay Hazare got a chance to play in that match. उनको आखिर में बैटिंग वगैरह करने के लिए भेजा, 8-9 रन उन्होंने किए होंगे, बट द महाराजा ऑफ देवास ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हिज बॉलिंग एज वेल एज हिज बैटिंग, कि इतना छोटा बच्चा इन लोगों के बॉलिंग के सामने आउट नहीं हो रहा है, ये बच्चे में कुछ है। तो उन्होंने विजय हजारे के पेरेंट्स को बोला कि आई एम टेकिंग him with me to Devas and so far his education, cricket, जो कुछ भी है, I'll take care of him. देवस के युवराज हजारे को अपने बहनोई जात के राजा से मिलाने ले गए। राजा साहब की अपनी टीम थी जिसको वो महाराष्ट्र में जगह जगह ले जाकर मैचेस खिलाते थे। उनकी टीम के कोच थे क्लैरी ग्रिमिट, जो उस जमाने में विश्व के सबसे उम्दा लेग स्पिनर थे। नेट्स में उनके साथ प्रैक्टिस करके हजारे ने अपनी बल्लेबाजी को खूब निखारा। ग्रिमिट ऑफ कोर्स बिकॉज ही वाज ट्रेनिंग हिम, तो डेफिनेटली उनको बोल भी करते। वो गुडलैंड स्पॉट पे कॉइन रख के ही कुड पिच द बॉल ऑन दैट कॉइन, इतने एक्यूरेट थे। तो वहाँ पे उनका जो डिफेंस जो है उनका, वो उनका इम्प्रूव हुआ। He was an employee of the chief of Jath, and chief of Jath used to tour Bombay, play against various gymkhanas, and that's how I first saw Hazare. 1934 में विजय हजारे ने महाराष्ट्र की ओर से रणजी ट्रॉफी खेलना शुरू किया। 1938 में बॉम्बे का प्रसिद्ध टूर्नामेंट क्वाड्रेंगुलर बदलकर पेंटेंगुलर बन गया और हजारे जैसे भारतीय ईसाइयों को द रेस्ट की टीम की ओर से खेलने का अवसर मिला। 1940 में हजारे ने रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक स्कोर का रिकॉर्ड बनाया और 1943 में पेंटेंगुलर में भी अपना रिकॉर्ड स्थापित किया। 1940 में विजय हजारे महाराष्ट्र की विजेता रणजी ट्रॉफी टीम के सदस्य थे। Mr. W. Ghorpade was the captain of the Baroda side. Seeing his innings, he literally hijacked Vijay Hazare. After the match, he was straight away taken from there and brought to Baroda. Vijay Hazare would definitely say that when I landed in Baroda, I didn't have even clothes to change. बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें अपने युवराज और उनकी प्रिंस 11 टीम को कोचिंग देने के लिए नियुक्त किया। Apart from playing for Baroda, he used to play for the Prince team of Baroda. He used to coach the boys over there. और उनमें से DK Gaikwad and Mama Saheb Ghorpade, they made it to the national team. ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना कि बड़ा स्कोर करने का क्या लगता है, पेशेंस लगता है, कंसंट्रेशन लगता है, विल पावर लगता है स्ट्रॉन्ग, ये जो चीज़ें ना ये मैंने उनके पास से सीखी है। वेरी साउंड टेक्निक, कंसंट्रेशन ऑल्सो, और जिसको कहते हैं हंगर फॉर रन्स। दिन भर बैटिंग करने के बाद में आपको एक एज नहीं मिलता, इतनी परफेक्शन उनकी बैटिंग में थी, उनका कंसंट्रेशन इतना, मूवमेंट्स इतनी करेक्ट हुआ कर। 1946 में विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट दोबारा शुरू हुआ। हजारे 31 साल के हो चुके थे, लेकिन जल्दी ही उन्होंने खोए हुए सालों की भरपाई की। 1946 के 5 महीने लंबे इंग्लैंड दौरे पर हजारे ने 50 की औसत से रन बनाए। 1947-48 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वो भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज थे। उनके पहले 2 टेस्ट शतक एडिलेड टेस्ट की दोनों पारियों में आए। 1948-49 में वेस्टइंडीज के विरुद्ध श्रृंखला में हजारे ने 500 रन बनाए, 2 शतक लगाए। 1951-52 में इंग्लैंड 5 टेस्ट मैच खेलने भारत आया और विजय हजारे भारत के कप्तान चुने गए, जिसकी खुशी में पहले 2 टेस्ट मैचों में उन्होंने शतक लगाया। अंतिम टेस्ट मैच मद्रास में खेला गया
और विजय हजारे को भारत के पहले विजेता कप्तान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। Wow. If you ask him regarding that, again, you could see the brightness on his face. सांगली, कोल्हापुर, देवस, जात और आखिर बड़ौदा, छोटे छोटे शहरों में रहते हुए विजय हजारे ने बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए। गोवा आमतौर पे पर्यटन के लिए मशहूर है। 1510 से ही गोवा में पोर्चुगल ने राज करना शुरू कर दिया था और जहां 1947 में बाकी सारा देश ब्रिटिश राज से आजाद हुआ, गोवा को स्वतंत्रता मिली 1961 में। क्रिकेट तो अंग्रेजों का खेल था जिसे भारतीयों ने अपनाया, तो काफी हैरानी की बात यह है कि पोर्चुगीज गोवा से एक क्रिकेटर आए और 20 साल की उम्र में ही भारतीय टीम में शामिल हुए। उनका नाम था दिलीप नारायण सरदेसाई। पोर्चुगल तो क्रिकेट भी नहीं खेलता था, तो वहाँ केवल फुटबॉल खेला जाता था और मडगांव तब एक बड़ा छोटा सा शहर था। उनका बचपन था एक गांव के माहौल में हुआ। 1957 तक वो कभी टर्फ विकेट पर भी नहीं खेले थे, क्योंकि मडगांव में जहां उनका जन्म हुआ था वहां केवल मैटिंग विकेट थी और वो कभी भी तब तक कोई मैच भी नहीं खेले थे। पोर्चुगीज रूल था, तो वहाँ कुछ कॉलेजेस नहीं थे, तो हर एक जन जिसको कॉलेज की डिग्री चाहिए थी वो गोवा से बम्बई ही आते थे। क्रिकेट प्रैक्टिस चल रही थी विल्सन कॉलेज में और वहाँ का जो कोच था नाइक करके, उन्होंने उनको बुलाया और बोले जरा वी नीड हेल्प फॉर फील्डिंग, आप कीजिए। देन मे बी वो नाइक सॉ सम टैलेंट इन हिम व्हेन ही वाज फील्डिंग एंड देन ही कॉल्ड हिम फॉर द नेट्स एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री, यू नो। देन ही प्लेड फॉर विल्सन कॉलेज। विल्सन कॉलेज के लिए एक दिन हिंदू जिमखाना से खेलते हुए 90 रन बना दिए। 120 में से 90 रन बनाए और उस टीम में विनू मंकड़ और सुभाष गुप्ते दोनों खेल रहे थे दूसरी तरफ से। तो विनू मंकड़ ने उनकी बैटिंग देखकर उसी शाम को उनको हिंदू जिमखाना का मेंबर बना दिया। तभी से वो इमीडिएटली उभर आए, बिकॉज ही हैड क्लास। और जिस स्कूल के विजय मर्चेंट प्रिंसिपल थे और फाउंडर थे, वही स्कूल के वो अच्छे खासे विद्यार्थी थे और होशियार विद्यार्थी, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए हुए विद्यार्थी थे। 58 और 60 के बीच में उन्होंने और वाडेकर ने बहुत रन बम्बई यूनिवर्सिटी के लिए बनाए और उसी वजह से उनको फिर कंबाइंड यूनिवर्सिटीज और उसके बाद इंडिया के लिए सिलेक्ट किया गया। 1960-61 में पाकिस्तान की टीम भारत आई। उनका संयुक्त यूनिवर्सिटीज की टीम के साथ एक मैच हुआ जिसमें दिलीप सरदेसाई ने अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू पर 87 रन बनाए और उसी साल उन्होंने भारत के लिए अपना डेब्यू किया। सरदेसाई को 1961-62 के वेस्टइंडीज दौरे के लिए चुना गया। नरी कॉन्ट्रैक्टर को लगी चोट के कारण सरदेसाई के लिए बतौर ओपनर टीम में जगह बन गई और ये जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई। 1965 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने अपने पहले टेस्ट शतक को दोहरे शतक में तब्दील किया। 1967-68 के ऑस्ट्रेलिया दौरे तक सरदेसाई भारतीय टीम का हिस्सा बने रहे, लेकिन फिर उन्हें चोट लग गई। उसके बाद वो कुछ भी करके रन ही नहीं बना पाए और शीघ्र ही टीम से बाहर हो गए। 1970-71 के वेस्टइंडीज दौरे के लिए वो टीम में वापस आए। पहले ही टेस्ट में विदेश में दोहरा शतक लगाने वाले वो पहले भारतीय बल्लेबाज बने। India had the psychological upper hand because of Dilip Sardesai's double century. And after that, Sunil Gavaskar made his debut in the second test at Port of Spain, and in 4 test matches he scored 4 centuries, 774 runs. He stole the limelight. But you have to remember that Dilip Sardesai also scored almost 700 runs in that series. And his double century, as I said, in that first test match, was the turning point for the entire post-71 history of Indian cricket.
1971 में जब भारतीय टीम वेस्ट इंडीज से श्रृंखला जीत कर लौटी तो दिलीप सरदेसाई और बिशन बेदी अपने अपने घर बंबई और दिल्ली गए। अब वो इन बड़े शहरों में रहते थे जहां क्रिकेट की सुविधाएं अच्छी होती थीं, प्रतियोगिताएं ज्यादा होती थीं, खेलने के अवसर अधिक थे। अपने खेल का स्तर बरकरार रखने के लिए उस दौर में भी कभी न कभी बड़े शहर आ जाना जरूरी हुआ करता था। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली, यही बड़े बड़े जगहों से खिलाड़ी निकलते थे और क्योंकि सुविधाएं भी वहीं थी, क्रिकेट भी ज़्यादा होता था। छोटे शहरों में क्रिकेट नहीं होता था, खेलने की सुविधाएं नहीं थी। इनसाइड इंटीरियर इंडिया में या हिंटरलैंड इंडिया में सिलेक्टर्स ना देखना चाहते थे, ना सोच सकते थे कि वहाँ से भी टैलेंट निकलेगा। टैलेंट स्काउट्स भी नहीं थे कि आके फीड करे सिलेक्टर्स को। सिस्टम में ही कुछ डेफिशिएंसी थी। नहीं, ये बात सच है कि 70s तक भी भारत में जो बड़े बड़े 4-5 के 10 शहर मान लीजिए, वहाँ से ना केवल क्रिकेटर्स आते थे लेकिन वहाँ से फैंस भी वहीं से आते थे। छोटे शहरों में इतना लगाव नहीं था क्रिकेट के साथ। जाहिर है जब भारत ने जीतना शुरू किया, देश भर में अधिक से अधिक फैंस क्रिकेट से जुड़ने लगे। देश में बदलाव आ रहा था, टीवी सेट सबके घरों में आने लगे, छोटे छोटे शहरों में भी सब छतों पर एंटेना दिखने लगे। और फिर 1983 में हमने वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद क्रिकेट देश भर में आग की तरह फैल गया। तो तब से छोटे शहरों में लोगों ने खेलना शुरू किया। हर एक ऐसी चीज, इंसेंटिव, जो किसी छोटे शहर में एक एथलेटिक यंग मैन को मिल सकता था, वो इंसेंटिव मिला कि देखो अगर मैं क्रिकेट खेल गया और अच्छा बन गया तो देखो कपिल देव भी बना था ना, या मेरा कोई और भाई आसपास बंधु भी बना था, तो मुझे सम्मान भी मिलेगा, मुझे पैसे भी मिलेंगे, लोग मुझे जानेंगे भी और मैं बड़ा हीरो भी बन जाऊंगा। क्रिकेट इज़ अ ग्रेट लेवलर इन इंडिया एंड अ ग्रेट एस्पिरेशन प्रोवाइडर। कि जैसे ही नया दौर आया, नई पीढ़ी आई, 21st सेंचुरी में इंडिया आई और बड़ा ही एक यंग यूथ पॉपुलेशन है जो देखता है कि क्रिकेट के जरिए मैं कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। 21वीं शताब्दी में भारत की बदलती कहानी के हीरो बने महेंद्र सिंह धोनी। वो झारखंड के रांची में पले बढ़े, लेकिन बिना शहर बदले वो भारत क्रिकेट इतिहास की सबसे नामी हस्तियों और सबसे सफल कप्तानों में शामिल हो गए। भारत के छोटे छोटे शहर और कस्बों में पनपने वाले सपनों को धोनी ने पर लगा दिए। जो मेरे में ड्राइव थी टू प्ले फॉर इंडिया, वो ड्राइव अब स्मॉल टाउन बॉय में है, मेरे बेटे में नहीं है। अब तो आपने देखा होगा छोटी छोटी जगहों से भी खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं और खेल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि अब जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं क्रिकेट की भारत में। और आज आपके गांव से भी निकल के आते हैं, टैलेंट सर्च भी होता है कि हम छोटी छोटी जगह जाके टैलेंट सर्च कर रहे हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं मिड विकेट टेल्स की अगली इनिंग्स में। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.